Assalamualaikum everyone. I hope you guys are doing well. This is Mubin Ahmed and we are back with more lectures on physics. So हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है डिफॉर्मेशन और हम लोगों ने लास्ट क्लास में अराउंड 60 to 70% कॉन्सेप्ट्स हमने कवर कर लिए थे. बाकी के कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह हम इस वीडियो में कर लेंगे और जो पास्ट पेपर्स होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह. सो हमने कहाँ पर ख़त्म किया था. मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे कि आप लोग खुद ट्राई करना. आई होप आप लोगों ने किए हो एंड आई होप आप लोगों से हो भी गए हों. और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है, कोई क्वायरी या सवाल होता है तो आप बिना हेजिटेशन के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. इंशाल्लाह ये तो मैं कह सकता हूँ विदिन 1 or 2 डेज़ आपको रिप्लाई मिल जाया करेगा. ठीक है, बिकॉज मैं हर रात को बैठ के कमेंट्स देखता हूँ. सो अब हमने स्टार्ट करना है लोड एक्सटेंशन ग्राफ. सबसे पहले समझते हैं कि हुक्स लॉ क्या होता है. द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड अप्लाइड गिवन दैट द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज नॉट एक्सीडेड. नाउ व्हाट डज दैट मीन. सबसे पहले समझते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि दो चीज़ों में एक बड़ा ही गहरा ताल्लुक़ है. जैसे एक भाई और बहन के दरमियान होता है ना, एक खूनी रिश्ता. जो चीज़ एक को मिलेगी उतनी ही दूसरे को मिलेगी. अगर आप किसी एक से एक चीज़ ले रहे हो उतनी ही दूसरे से लोगे. बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी वैसे ही काम करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर क्या कहा जा रहा है. हुक्स लॉ कहता है कि जो आप लोड अप्लाई करते हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सटेंशन के. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोड को फोर्स को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हो, यानी डबल कर देते हो. अगर आप लोड को डबल करते हो तो आपकी एक्सटेंशन भी डबल हो जाएगी. या फिर अगर आप लोड को ट्रिपल करते हो, 3 टाइम्स बढ़ा देते हो, तो आपकी एक्सटेंशन भी 3 टाइम्स हो जाएगी. आप लोड को 10 टाइम्स बढ़ाते हो, आपकी एक्सटेंशन भी 10 टाइम्स हो जाएगी. आप लोड को डिवाइड बाय 10 करते हो, आपकी एक्सटेंशन भी डिवाइड बाय 10 हो जाएगी. लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है. दैट कंडीशन इज़ कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रीच नहीं होनी चाहिए. अब ये क्या होती है, विल डिस्कस दैट. याद रखो कि जो लोड आप अप्लाई करते हो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन. बहुत गहरा ताल्लुक है. अगर आप एक को इंक्रीज़ करते हो दूसरा भी सेम फैक्टर से इंक्रीज़ होगा. अगर आप एक को डिक्रीज़ करते हो दूसरा भी सेम फैक्टर से डिक्रीज़ होगा. ठीक है. अच्छा, अब ये करते हैं. अच्छा, अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है प्रूविंग हुक्स लॉ. इसके ज़रिए से हम हुक्स लॉ को भी समझते हैं और हुक्स लॉ का ग्राफ कैसे बनता है वो भी देखते हैं. सो यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर आपके पास एक ट्राइपॉड स्टैंड है. उसके साथ आपने एक स्प्रिंग को हैंग किया हुआ है और स्प्रिंग के साथ नीचे आपने एक एम्प्टी कंटेनर लगाया हुआ है. और फॉर नाउ इमेजिन कर लेते हैं कि इस एम्प्टी कंटेनर का जो फोर्स है वो नेग्लिजिबल है. एंड आपके पास कुछ मैसेज हैं जो आप इस एम्प्टी कंटेनर के अंदर डाल सकते हो. और यहाँ पर आपके पास एक रूलर है जहाँ से आप एक्सटेंशन पता कर सकते हो. ओके. सो हम क्या करेंगे, हम हर लोड को इसके अंदर डालेंगे, फिर एक्सटेंशन निकालेंगे और उसके बाद यहाँ पर ग्राफ लोड करेंगे. सो ज़रा ध्यान से देखना. सबसे पहले हमें निकालना है कि इस स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ क्या होती है. ओरिजिनल लेंथ बेसिकली वो होती है, स्प्रिंग की वो लेंथ होती है जब वो एक्सटेंड नहीं हुआ होता, जब ज़ीरो एक्सटेंशन होती है. तो ये 1 मीटर जो आप देख रहे हो ना, ये स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ है. क्या है, दिस इज़ द ओरिजिनल लेंथ. ठीक है. अच्छा जी. सो मैं कहता हूँ कि जब आपकी फोर्स ज़ीरो थी तो आपकी एक्सटेंशन भी ज़ीरो थी. तो हम एक डॉट यहाँ पर लगा देते हैं. अब क्या करते हैं कि अब ये वाला मैच जो है 10 न्यूटन्स वाला,
इसको हम रखते हैं इसके अंदर। अब इमेजिन कर लेते हैं कि जैसे ही आपने इस 10 न्यूटन मास को इस कंटेनर के अंदर रखा, ये स्प्रिंग स्ट्रेच कर जाएगा और इस स्प्रिंग की जो नई लेंथ है वो हो जाती है 2 मीटर्स। स्प्रिंग की नई लेंथ क्या आती है? 2 मीटर्स आती है। अच्छा, एक्सटेंशन कितनी हुई? तो एक्सटेंशन हम लोग ऐसे निकालते हैं कि हम लोग एक्सटेंडेड लेंथ में से ओरिजिनल लेंथ को माइनस करते हैं। एक्सटेंडेड लेंथ 2 है और ओरिजिनल 1 है, तो 1 मीटर्स आपकी एक्सटेंशन आ गई। तो 10 न्यूटन्स फोर्स लगाने पे आपकी एक्सटेंशन कितनी आई? 1 मीटर्स आई। ठीक है, ओके। अब क्या होता है कि मैं ये 10 न्यूटन्स वाला मास को बाहर निकालता हूँ और अब 20 न्यूटन्स वाले मास को अंदर डालता हूँ। अच्छा, जब मैं 20 न्यूटन्स वाले मास को अंदर डालता हूँ तो क्या होता है, मेरे पास जो नई लेंथ आती है स्प्रिंग की, एक्सटेंडेड लेंथ आती है, वो इमेजिन कर लेते हैं मेरे पास आती है 3 मीटर्स। एक्सटेंशन कैसे निकालेंगे? एक्सटेंशन हम निकालेंगे एक्सटेंडेड लेंथ में से ओरिजिनल माइनस करके, जो कि यहाँ पे 2 आ रही है। यानी 20 न्यूटन्स फोर्स लगाने पे आपके पास जो एक्सटेंशन आ रही है दैट इज़ 2 मीटर्स। अच्छा, फिर क्या करता हूँ कि मैं अगेन इस मास को बाहर निकालता हूँ। मैं मास को बाहर निकालता हूँ और अब मैं डालता हूँ 30 न्यूटन्स। जब मैं 30 न्यूटन अंदर डालता हूँ तो इमेजिन कर लेते हैं कि मेरे स्प्रिंग की जो नई लेंथ आती है दैट इज़ 4 मीटर्स। अभी सिर्फ इमेजिन करते जाओ। एक्सटेंशन कैसे निकालते हैं? एक्सटेंशन अगेन हम अपनी एक्सटेंडेड लेंथ में से ओरिजिनल लेंथ को माइनस करते हैं। 3 मीटर्स आ गई, यानी 30 न्यूटन्स का वेट हैंग करने पे आपके पास जो एक्सटेंशन आती है दैट इज़ 3 मीटर्स। ओके, अब ज़रा जो है ना मामला इंटरेस्टिंग होने वाला है, ज़रा ध्यान से देखना यहाँ पर तवज्जो फरमाइए। सो इस 30 न्यूटन्स वेट को वापस रख देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं 40 न्यूटन्स वाले वेट को इस कंटेनर के अंदर डालता हूँ, और जब मैं 40 न्यूटन्स वाले कंटेनर को अंदर डालता हूँ तो उससे क्या होता है कि मेरे पास जो एक्सटेंशन आती है, डायरेक्टली बता देता हूँ, ठीक है, मेरे पास जो एक्सटेंशन आती है वो आती है 4 मीटर्स की। तो यानी ये कहा जा सकता है कि 40 न्यूटन्स की फोर्स लगाने पे आपके पास जो एक्सटेंशन आई दैट वाज 4 मीटर्स। ठीक है, ऑलराइट। अब देखना, अब एक आखिरी मैथ हमारे पास बचा हुआ है। एक आखिरी मैथ बचा हुआ है हमारे पास 50 न्यूटन्स का। अब मैं इस 50 न्यूटन्स वाले मैथ को अंदर रखूँगा। जैसे ही मैंने 50 न्यूटन्स का मैथ अंदर रखा, मेरे पास जो नई लेंथ आई वो थी 6 मीटर्स या 7 मीटर्स। मेरे पास नई लेंथ आई। एक्सटेंशन निकालूंगा अगेन 7 माइनस 1 से, और एक्सटेंडेड लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ जो कि आई 6 मीटर्स। यानी 50 पे जो मेरे पास नई लेंथ आई दैट वाज 6 मीटर्स। ओके, यहाँ पर ऑलराइट। अब इन लाइंस को मिला के देखते हैं कि हमारे पास क्या बना।
यहाँ से अब ज़रा गौर करना, जैसे कि देखा जा सकता है कि इस सेक्शन में हमें एक स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है जो कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, और इस सेक्शन में हमें एक कर्व नज़र आ रहा है। अब यहाँ हमने समझना है कि हो क्या रहा है। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम कह देते हैं सेक्शन 1, और इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ पर्पल कलर से, या चलो ग्रे कलर से हाईलाइट कर देते हैं। इसे कर दिया हाईलाइट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है। अब ये स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? ये स्ट्रेट लाइन हमें ये बता रही है कि आपका हुक स्लो ओबे हो रहा है। ये स्ट्रेट लाइन हमें ये बता रही है कि यहाँ से लेके इस पॉइंट तक आपका जो लोड है ये एक्सटेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप जैसे ही अपनी फोर्स को डबल करते हो, आपकी एक्सटेंशन भी डबल हो जाती है। आप फोर्स को ट्रिपल करते हो, आपकी एक्सटेंशन भी ट्रिपल हो जाती है। आप फोर्स को 4 टाइम्स करते हो, आपकी एक्सटेंशन भी 4 टाइम्स हो जाती है। तो ये स्ट्रेट लाइन सेक्शन हमें ये दिखा रहा है कि आपकी फोर्स और आपका लोड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, अच्छा, अब आपने एक चीज़ गौर की होगी कि सो बेसिकली ये स्ट्रेट लाइन सेक्शन जो है ये हमें बता रहा है कि आपका लोड और आपका एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इस सेक्शन में आपका हुक स्लो ओबे हो रहा है। लेकिन इस सेक्शन में ये कर्व का क्या मतलब है? इस कर्व को देखो ज़रा। अच्छा, अगर आप गौर करो ना, तो हर 10 न्यूटन की फोर्स ऐड करने पे आपके पास 1 मीटर की एक्सटेंशन आती है। आपने यहाँ पे 10 न्यूटन्स का लोड ऐड किया, आपके पास 1 मीटर की एक्सटेंशन आई। आपने मज़ीद 10 न्यूटन्स ऐड किया, मज़ीद 1 मीटर्स की एक्सटेंशन आई। और ये सिलसिला यहाँ से लेके यहाँ तक चलता है कि हर 10 न्यूटन्स मास इंक्रीज़ करने पर आपकी 1 मीटर एक्सटेंशन इंक्रीज़ हो रही थी। ठीक है, लेकिन इस सेक्शन में क्या होता है? अब देखो, जब आपने 10 न्यूटन्स फोर्स ऐड की, अब आपके पास 2 मीटर्स की एक्सटेंशन आई। यानी इस सेक्शन के अंदर 10 न्यूटन्स फोर्स ऐड करने पर 2 मीटर्स की एक्सटेंशन आ रही है। इसका क्या मतलब हो सकता है? इस सेक्शन के अंदर ज़रा ध्यान से इस बात को समझो। इस सेक्शन के अंदर 10 न्यूटन्स की फोर्स लगाने पर 1 मीटर्स की एक्सटेंशन आ रही थी, लेकिन इस सेक्शन के अंदर 10 न्यूटन की फोर्स लगाने पर 2 मीटर्स की एक्सटेंशन आ रही है। यानी स्प्रिंग को स्ट्रेच करना पहले से ज़्यादा आसान हो गया है। तो ये वो पॉइंट है, इस पॉइंट को कहते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इस पॉइंट को बोला जाता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब ध्यान से मेरे वर्डिंग्स पर गौर करना। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज़ अ पॉइंट आफ्टर विच Hooke's law is no longer obeyed. The load is no longer directly proportional to extension. और हम ये देख सकते हैं, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक Hooke's law obey हो रहा था। क्यों? क्योंकि लोड एक्सटेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। लेकिन इस कर्व्ड एरिया में क्या हुआ? इस कर्व्ड एरिया में आपका लोड और एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। लोड 10 से इंक्रीज करने पे आपका एक्सटेंशन 2 से इंक्रीज हुई। ठीक है, सो ये वो रीजन है जहाँ पे आपका लोड और एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, और इस पॉइंट को बोला जाता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब हम नीचे पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग ओरिजिनल लेंथ फ्रॉम द एक्सटेंडेड लेंथ। आई होप इस सबको पता है। एक्सटेंशन कैसे निकालते हैं? एक्सटेंशन निकालते हैं ओरिजिनल लेंथ, एक्सटेंडेड लेंथ में से ओरिजिनल लेंथ को माइनस करके। अच्छा, अब लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी देख लो। इज द पॉइंट अप टिल विच द एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड अप्लाइड। या फिर हम ये भी बता सकते हैं कि इज़ अ पॉइंट आफ्टर विच द लोड इज़ नो लॉन्गर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। ठीक है, ऑलराइट। Once the limit of proportionality is exceeded, the spring or elastic object usually becomes easier to extend. Stiffness decreases. आपने देखा है जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते जाते हो अब एक पॉइंट ऐसा आता है कि ना उसको स्ट्रेच करना पहले से ज़्यादा आसान हो जाता है, उसकी स्टिफनेस कम हो जाती है। और ये
जो अलामतें हैं ये आपको ये बताती हैं कि आपकी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एक्सीड हो गई है, ठीक है। Hooke's law is obeyed in the above graph as there is a straight line passing through the origin. याद रखो हमेशा अगर एग्जामिनर आपसे कहे कि एक इलास्टिक ऑब्जेक्ट है जो कि हुक्स लॉ ओबे करता है, उसका फोर्स एक्सटेंशन या लोड एक्सटेंशन ग्राफ कैसे बनेगा, तो लोड एक्सटेंशन ग्राफ हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा और स्ट्रेट स्लांटेड लाइन होगी, ये बात याद रखना। द ग्रेडियंट ऑफ द लोड एक्सटेंशन ग्राफ्स गिव्स यू स्प्रिंग कांस्टेंट। एक और चीज़, जो लोड और एक्सटेंशन का ग्राफ होता है जहाँ पे लोड y एक्सिस में और एक्सटेंशन x एक्सिस में होती है, इसका जो ग्रेडियंट होता है यानी चेंज इन y एक्सिस जो कि लोड है डिवाइड बाय चेंज इन x एक्सिस जो कि एक्सटेंशन है, तो ये आपको क्या देता है, ये आपको स्प्रिंग कांस्टेंट देता है। याद रखो लोड और एक्सटेंशन का ग्राफ आपको क्या देता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। लेकिन ये स्टेटमेंट तभी ट्रू है जब x एक्सिस पर लोड हो और y एक्सिस पर एक्सटेंशन हो, ठीक है। अच्छा क्या हो अगर मैं एक्सिस ही बदल दूँ, यानी y एक्सिस पे लोड की जगह एक्सटेंशन आ जाए और x एक्सिस पे एक्सटेंशन की जगह लोड आ जाए, तो फिर ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही बनेगा लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। जो हुक्स लॉ है ना, जिस सेक्शन में हुक्स लॉ ओबे हो रहा है वो एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट वैसा ही बनेगा। मैं कॉपी करने दो मुझे ज़रा। क्यों तंग कर रहा है भाई, हो जा कॉपी। ठहर जो है ना ज़रा, मिट्टी आ गई है स्क्रीन के ऊपर और इस वक्त मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है कि मैं साफ़ कर सकूं। ओ हो बहुत दर्द हो रही है भाई, क्यों नहीं हो रहा कॉपी। ठहर जाओ ज़रा, तो इसको ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं। चलो ये सही है, लो भाई कॉपी हो गया। तो शुरू वाला सेक्शन तो ऐसा ही आएगा, लेकिन जहाँ पर हुक्स लॉ ओबे हो रहे हैं बिल्कुल वैसा ही बनेगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बाद जो ग्राफ है ना वो ऊपर जाना शुरू कर देगा। ऊपर जाने से हमें पता लगता है कि आपका जो स्प्रिंग है या जो ऑब्जेक्ट है इट हैज़ बिकम ईजियर टू एक्सटेंड, कुछ इस तरह से, ठीक है। बिकॉज अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सेम इंक्रीज इन फोर्स पर ज़्यादा एक्सटेंशन देगा, तो इसलिए ग्राफ ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा। बिकॉज आफ्टर द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी द ऑब्जेक्ट और द स्प्रिंग बिकम्स ईजियर टू एक्सटेंड, ठीक है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अच्छा एक और चीज़ याद रखो कि आपका जो एक्सटेंशन लोड ग्राफ होता है इसका ग्रेडियंट आपको 1/k देता है, k की वैल्यू नहीं देता है, 1/k देता है, ठीक है। और अब ये कुछ चीज़ें हैं, ये पढ़ लो, काफ़ी ज़रूरी हैं, ये मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स से रिलेटेड है, ये पढ़ देता हूँ एक दफ़ा। When discussing the experimental procedures, emphasize good practical techniques. The spring should hang vertically without touching surrounding objects. ये आप पढ़ सकते हो, ये आपके काम आएगा ATP के अंदर। ATP में जहाँ पे एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आपसे पूछा जाता है कि क्या मिस्टेक्स हैं, कैसे सही कर सकते हैं, कैसे एरर्स को कम किया जा सकता है, कैसे अप्रेंटिसेस को अलाइन करना है, सेटअप करना है, तो उसके लिए ये हेल्पफुल है। The spring should hang vertically without touching the surrounding objects. Measurements should be taken at eye level to avoid parallax error, and the pointer should be used to improve reading accuracy. हम ये पॉइंटर का यूज़ कर सकते हैं ताकि रीडिंग देखने में आसानी हो। Loads should be added gently to prevent oscillations. अच्छा होता क्या है कि आप जब इस तरह के कंटेनर में या मैसेज को हैंग करते हो ना,
तो स्प्रिंग्स ऊपर नीचे मूव करना शुरू कर देते हैं, तो उसके लिए आराम से हैंग करने। एंड रीडिंग शुड ओनली बी टेकन वंस स्प्रिंग हैज़ कम टू रेस्ट। Students should also know that measurements should remain within the elastic region if the aim is to verify Hooke's law, since excessive loading may permanently deform the spring and affect subsequent readings. तो इसमें कुछ आप लोगों के लिए टिप्स थी कि आप ATP में अगर आपको पेपर आ जाता है और आपको हुक्स लॉ ओबे करने से रिलेटेड आपको एक्सपेरिमेंट लिखना पड़ता है, पेपर 6 का आंसर लिखना पड़ता है, तो उस क्वेश्चन के अंदर आप इन चीज़ों का ख्याल रख सकते हो। किन चीज़ों का? कि आपका जो स्प्रिंग है वो वर्टिकली हैंग करना चाहिए ताकि वो सराउंडिंग्स के साथ टच ना हो। हम बेटर एक्यूरेसी और बेटर रीडिंग के लिए एक पॉइंटर ऐड कर सकते हैं और रीडिंग्स को आई लेवल पर लें, ठीक है। तीसरा हम ये कर सकते हैं कि हम मैसेज को जेंटली ऐड करें। वो पूछते हैं ना कि हाउ विल यू मेक श्योर योर वैल्यूज़ आर एक्यूरेट, या हाउ विल यू परफॉर्म योर एक्सपेरिमेंट, सब कुछ समझाओ, तो वहाँ पे आप ये सारा कुछ बता सकते हो कि पॉइंटर ऐड करें, मैसेज को आराम से डालें, स्प्रिंग को इस तरह हैंग करें कि वो सराउंडिंग्स के साथ टच ना करे, और मैसेज जो है वो स्प्रिंग की लिमिट के अंदर डालें, इलास्टिक लिमिट के अंदर डालें, ताकि वो परमानेंटली डिफॉर्म ना हो जाए। और एक दफ़ा ये भी पढ़ लो, Students should also understand how to interpret the steepness of the graph. When plotting load against extension, a steeper gradient represents a larger spring constant and therefore a stiffer spring. So, मैंने जैसे ऊपर बताया कि लोड एक्सटेंशन का ग्राफ जो होता है, इसका ग्रेडियंट आपको क्या देता है? स्प्रिंग कांस्टेंट देता है। जितना ज़्यादा ग्रेडियंट होगा उतना ज़्यादा स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, और जितना कम ग्रेडियंट होगा उतना कम स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। लेकिन एक्सटेंशन लोड ग्राफ में सब कुछ उल्टा होता है, क्योंकि इसका ग्रेडियंट आपको 1/k देता है, यानी 1 स्प्रिंग कांस्टेंट देता है। तो इन दिस केस जितना ज़्यादा ग्रेडियंट होगा उतनी कम आपका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, और जितना कम आपका ग्रेडियंट होगा उतनी ज़्यादा आपका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, सब कुछ उल्टा, ठीक है। वैसे चांसेस तो नहीं है, इस तरह का सवाल है, लेकिन इन केस अगर आ जाता है तो यू विल बी एबल टू डील। याद रखो, ये इसलिए बताया कि इन केस अगर आपको एक्सेस उल्टे आ जाए, वाई एक्सिस पे लोड की जगह एक्सटेंशन आ जाए और एक्स एक्सिस पे एक्सटेंशन की जगह लोड आ जाए, तो यू विल बी एबल टू डील विद दैट। एंड लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आपको ऑलरेडी पता है क्या है। तो हमने इस चैप्टर को काफ़ी ज़्यादा डेप्थ के अंदर पढ़ा। हमने ना सिर्फ सिलेबस के कंटेंट पॉइंट्स को कवर किया, बल्कि हमने हर चीज़ को कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड किया। हमने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले समझा कि डिफॉर्मेशन आखिर है क्या, कितने टाइप की डिफॉर्मेशन है, डिफॉर्मेशन होती क्या है। बिकॉज आप जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करते हो ना, पहले उसके ओरिजिन से स्टार्ट किया करो, ताकि आपको ये समझ आए कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हो वो है क्या। इस तरह आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, और सबसे बड़ी बात है कि आपको रट्टा नहीं मारना पड़ता है। आई एम टोटली अगेंस्ट मेमोराइजिंग स्टफ, रट्टाफाइंग थिंग्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सो आई होप दिस लेक्चर वॉज हेल्पफुल। आई होप दिस चैप्टर is everything we did in this chapter is clear, and I hope there are no queries. If there are any queries, you can ask in the comment section without hesitation. If you like the content, if you believe it was helpful, do make sure to spread this in your social circle and subscribe for more content, because inshallah very soon I will be uploading lectures for other subjects as well, for example computer science, mathematics and Pak studies, inshallah very soon. तो see you in the next video. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।